सिख धर्म में वैसे तो एक से बढ़कर एक योद्धा हुए हैं, लेकिन इन योद्धाओं के बीच एक योद्धा ऐसे भी थे जिनके आगे मुगलों की एक भी नहीं चली। इस वीर योद्धा का नाम बंदा सिंह बहादुर है। वो भारत में मुगल शासकों के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले पहले सिख सैन्य प्रमुख थे। वो बंदा सिंह ही थे जिन्होंने मुगलों के अजय होने के भ्रम को तोड़ा और छोटे साहिबजादों की शहादत का बदला लिया। बंदा सिंह बहादुर ने हथियारों और सेना के बिना 2500 किलोमीटर का सफ़र तय करके 20 महीने के अंदर सरहिंद पर कब्जा कर खालसा राज की स्थापना की थी। तो चलिए जानते हैं महान बंदा सिंह बहादुर की शहादत का इतिहास। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 27 अक्टूबर 1670 को जम्मू कश्मीर के राजौरी के राजपूत परिवार में हुआ था। उसका बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। 15 वर्ष की उम्र में वो घर छोड़कर बैरागी हो गए और उन्हें माधोदास बैरागी के नाम से जाना जाने लगा। घर से निकलकर वो देश भ्रमण करते हुए महाराष्ट्र में नांदेड़ पहुँचे, जहाँ 1708 में उनकी मुलाकात सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह से हुई। इस दौरान गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें अपनी तपस्वी जीवन शैली त्यागने और पंजाब के लोगों को मुगलों से छुटकारा दिलाने का काम सौंपा। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा सिंह बहादुर को एक तलवार, 5 तीर और 3 साथियों के साथ पंजाब कूच करने का निर्देश दिया। पंजाब जाकर सरहिंद नगर पर कब्जा करो और अपने हाथों से वजीर खां को मृत्यु दंड दो। गुरु गोविंद सिंह जी का आदेश का पालन करते हुए बंदा सिंह पंजाब की तरफ निकल पड़े, लेकिन कुछ दिन बाद ही जमशीद खान नाम के एक अफगान ने गुरु गोविंद सिंह पर खुकरी से वार कर दिया। इस हमले से गुरु गोविंद सिंह कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। आखिरकार 7 अक्टूबर 1708 को गुरु गोविंद सिंह जी का निधन हो गया। सन 1709 की बात है। मुगल बादशाह बहादुर शाह दक्षिण में लड़ाई लड़ रहे थे। इस बीच बंदा सिंह बहादुर पंजाब में सतलज नदी के पूर्व में जा पहुँचे और सिख किसानों को अपनी तरफ करने के अभियान में जुट गए। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने सेनापति और कैथल में मुगलों का खजाना लूटा। 3 से 4 महीने के भीतर बंदा सिंह की सेना में करीब 5000 घोड़े और 8000 सैनिक शामिल हो गए। कुछ दिनों में सैनिकों की संख्या बढ़कर 19000 हो गई। इस बीच जमींदारों के अत्याचारों से त्रस्त सरहिंद के किसान बहुत कठिन जीवन बिता रहे थे। उनको एक निडर नेता की तलाश थी। इस दौरान जब बंदा सिंह ने इनसे मुलाकात की तो उस इलाके के सिखों ने बंदा सिंह को घोड़े और धन उपलब्ध कराया। बंदा सिंह बहादुर का साथ पाने के बावजूद सरहिंद के किसानों के मन में बादशाह का डर सता रहा था। इस बीच नवंबर 1709 में बंदा सिंह बहादुर के सैनिकों ने अचानक सरहिंद के कस्बे समाना पर हमला बोल दिया। समाना पर हमला करने की मुख्य वजह थी गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवाने वाला और गुरु गोविंद सिंह के लड़कों को मरवाने वाला व्यक्ति वजीर खां का उसी शहर में रहना। इस दौरान समाना को बचाने के लिए दिल्ली से सरहिंद को कोई मदद नहीं भेजी गई। सरहिंद दिल्ली और लाहौर के बीच बसा शहर था। यहाँ मुगलों ने बड़े बड़े भवन बनवा रखे थे और ये उस समय पूरे भारत में लाल मलमल बनाने के लिए मशहूर थे। मई 1710 में बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में सरहिंद पर हमला किया गया। इस दौरान बंदा सिंह की फौज में 35,000 सैनिक थे। इनमें से 11,000 भाड़े के सैनिक थे, लेकिन वजीर खां के पास अच्छी ट्रेनिंग किए हुए 15,000 सैनिक थे। इस दौरान उनके पास सिखों से बेहतर हथियार और कम से कम 2 दर्जन तोपें थी और उनके आधे सैनिक घुड़सवार भी थे। 22 मई 1710 को हुई इस लड़ाई में बंदा सिंह बहादुर ने यह मानते हुए कि सबसे कमज़ोर तोपखाने को हमेशा बीच में रखा जाता है, बीच में रखी 4 तोपों पर सबसे पहले हमला बोला। इस हमले की कमान उन्होंने अपने भाई फतेह सिंह को दी। आमने सामने की लड़ाई में फतेह सिंह ने वजीर खां के सिर पर वार कर दिया। सरहिंद के सैनिकों ने जैसे ही अपने सेनापति का कटा सर जमीन पर गिरते हुए देखा, उनका मनोबल गिर गया और वे मैदान छोड़कर भाग गए। इस तरह से इस लड़ाई में बंदा सिंह बहादुर की जीत हुई और सरहिंद शहर को मिट्टी में मिला दिया गया। इसके बाद जब बंदा सिंह को खबर मिली कि यमुना नदी के पूर्व में हिंदुओं को तंग किया जा रहा है, तो उन्होंने यमुना नदी पार की और सहारनपुर शहर को भी नष्ट कर दिया। इस दौरान बंदा सिंह के हमलों से उत्साहित होकर स्थानीय सिख लोगों ने जालंधर के दोआब में रोहान, बटाला और पठानकोट पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बंदा सिंह बहादुर ने अपने नए कमान के केंद्र को लोहगढ़ का नाम दिया। इस दौरान सरहिंद की जीत को याद करते हुए उन्होंने नए सिक्के ढलवाए और अपनी नई मोहर भी जारी की। इन सिक्कों पर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के चित्र थे। पंजाब में इतना सब कुछ होता देख
66 वर्षीय मुगल बादशाह बहादुर शाह का खून खोल उठा और वो स्वयं 1710 में बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ जंग के मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। इसके बाद वो सीधे लोहगढ़ की तरफ निकल पड़े। इस दौरान मुगल सेना बंदा सिंह बहादुर की सेना से कहीं बड़ी थी। ऐसे में बंदा सिंह बहादुर को भेष बदलकर लोहगढ़ से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुगल बादशाह बहादुर शाह ने लोहगढ़ पहुंचते ही आदेश दिया कि अब दिल्ली के बजाय उनकी राजधानी लाहौर होगी। इस दौरान मुगल बादशाह ने बंदा को पकड़ने के लिए लाहौर से अपने सैन्य कमांडर भेजे, लेकिन तब तक बंदा अपनी पत्नी और कुछ अनुयायियों के साथ पहाड़ों में छिप गए। इस दौरान जब कमांडर खाली हाथ लौटा तो बहादुर शाह ने उसको किले में ही हिरासत में रखने का आदेश दिया। इस बीच लाहौर में सिखों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन बंदा सिंह के साथी रात में रावी नदी में तैरते हुए लाहौर के बाहरी इलाकों में आते और मुगल प्रशासन को तंग करने के बाद सुबह होने से पहले तैरते हुए वापस चले जाते थे। इस बीच सन 1712 में मुगल बादशाह बहादुर शाह का निधन हो गया। इसके बाद हुई लड़ाई में सत्ता पहले जहांगीर के हाथ में आई, फिर उनके भतीजे फर्रुख खासियर को मुगल ताज मिला। इस बीच नए मुगल बादशाह फर्रुख खासियर ने कश्मीर के सूबेदार अब्दुल सहमद खां को बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ अभियान शुरू करने का आदेश दिया। समद खां ने 1713 की शुरुआत में बंदा सिंह को सरहिंद छोड़ने पर मजबूर किया, लेकिन बंदा सिंह बहादुर और समद के सैनिकों के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहा। आखिरकार समद खां को नांगल गांव में बने एक किले में मौजूद बंदा सिंह को कैद रखने में सफलता मिल गई। फिर क्या था, इस दौरान मुगल सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे अपने कब्जे में कर लिया। इस दौरान अब्दुल सहमद खां ने किले के अंदर अनाज का एक दाना तक नहीं घुसने दिया। ऐसे में किले के अंदर भुखमरी फैल गई और बंदा के साथियों ने गधे और घोड़ों का मांस खाकर किसी तरह खुद को जीवित रखा। इस दौरान घास, पत्तियां और मांस पर गुजारा करते हुए बंदा सिंह बहादुर ने ताकतवर मुगल सेना का 8 महीने तक बहादुरी से सामना किया। आखिरकार दिसंबर 1715 में अब्दुल सहमद खां को बंदा सिंह बहादुर का किला भेदने में सफलता मिल गई। बंदा सिंह बहादुर के आत्मसमर्पण के बाद उनके साथियों को गुरदास नांगल में ही मार दिया गया। बाकी सैनिकों को लाहौर लौटते समय रावी के किनारे कत्ल कर दिया गया। इस दौरान बंदा सिंह बहादुर को कैद में लेकर सहमद खां ने लाहौर में प्रवेश किया। बंदा सिंह समेत सभी बंदियों को जंजीरों से बांधकर गधों या ऊँटों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया था। इस दौरान सहमद खां ने बादशाह फर्रुख खासियर से बंदा सिंह बहादुर को खुद दिल्ली ले जाने की अनुमति मांगी, लेकिन बादशाह ने यह अनुमति नहीं दी। अगले दिन सहमद खां ने अपने बेटे जकरिया खां के नेतृत्व में इन कैदियों को दिल्ली के लिए रवाना किया। 27 फरवरी को इस जुलूस ने दिल्ली के अंदर प्रवेश किया। इस जुलूस में मुगलों की कैद में 744 जीवित सिख कैदी चल रहे थे। जुलूस देखने के लिए लोग भारी संख्या में दिल्ली वासी सड़कों पर उतर आए। इस दौरान हर सिख सैनिकों को 2-2 करके बिना काठी वाले ऊँटों पर बांधा गया था। प्रत्येक कैदी का एक हाथ गर्दन के पीछे करके लोहे की जंजीर से बांधा हुआ था। इसके अलावा बांस के लंबे डंडों पर मारे गए 2000 सिखों के सिर लटका रखे थे। सबसे पीछे बंदा सिंह बहादुर चल रहे थे। उन्हें एक लोहे के पिंजड़े में डालकर हाथी पर सवार कराया गया था। उनके दोनों पैर लोहे की सांकलों से बंधे हुए थे। उनके बगल में नंगी तलवारें लिए 2 मुगल सिपाही खड़े थे। अब जरा आप ही सोच कर देखिए कि यह मंजर उस समय कैसा होगा। फिर उसके बाद इन सभी कैदियों को 1 हफ्ते कैद में रखने के बाद 5 मार्च 1716 को इनके कत्लेआम शुरू हुए। हर सुबह कोतवाल सरबराह खां इन कैदियों की जिंदगी बख्शने के लिए इन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहता था, लेकिन हर सिख सैनिक मुस्कुराते हुए ना कहकर अपना जवाब देता था। 7 दिनों तक लगातार हुए सिख कैदियों के नरसंहार के बाद इसे कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया। इस बीच कोतवाल ने मुगल सम्राट फर्रुख खासियर को सलाह दी कि बंदा सिंह बहादुर को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कुछ समय और दिया जाए। 9 जून 1716 को बंदा सिंह बहादुर और उनके कुछ साथियों को कुतुब मीनार के पास मेहरौली में बहादुर शाह की कब्र पर ले जाया गया और उन्हें कब्र के सामने सिर झुकाने के लिए कहा गया। इस दौरान बंदा सिंह बहादुर के 4 साल के बेटे अजय सिंह को उनके सामने लाकर बैठाया गया। थोड़ी देर बाद कोतवाल सरबराह खां के इशारे पर तलवार से अजय सिंह के टुकड़े कर दिए गए, लेकिन बंदा सिंह बहादुर बिना हिले डुले बैठे रहे। इसके बाद अजय सिंह के दिल को उसके शरीर से निकालकर बंदा सिंह के मुंह में ठूस दिया गया। इसके बाद जल्लाद ने बंदा सिंह बहादुर के शरीर के भी टुकड़े करने शुरू कर दिए
कुछ समय तक मुगलों ने उन्हें काफ़ी यातनाएं दी। आखिर में जल्लाद ने 9 जून 1716 को तलवार के एक वार से बंदा सिंह बहादुर के सिर को धड़ से अलग कर दिया। बंदा सिंह बहादुर की मौत के 2 साल बाद सैयद भाइयों ने मराठों की मदद से मुगल सम्राट फर्रुखसियर को न सिर्फ गद्दी से हटाया बल्कि गिरफ्तार करके उसकी आंखें भी फोड़ दी। इसके साथ ही मुगल साम्राज्य का विघटन भी होता चला गया और आखिर में नौबत यहाँ तक पहुँची कि दिल्ली का बादशाह अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनकर दिल्ली के लाल किले से कुतुब मीनार तक ही सिमटा रह गया। इस बीच काबुल, श्रीनगर और लाहौर पर रणजीत सिंह का कब्जा हो गया और दक्षिण भारत से लेकर पानीपत तक का विशाल भूभाग मराठों के हाथ में चला गया। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसे महान सिख योद्धा की कहानी जिसका इतिहास भारत के इतिहास में कभी नहीं पढ़ाया गया। पढ़ाना तो दूर, आज तक इनका नाम भी भारत की किसी इतिहास की पुस्तक में दर्ज नहीं मिला। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको भारतीय इतिहास से जुड़े वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।